हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके माध्यम से कई क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि क्वेश्चन विकल्प के आधार पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, तो इसमें ऑप्शन रखा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखना, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई की बात करें तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल। और क्या रखना, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो एमिनो अम्ल होती है। यदि यहीं पर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता, कह दिया जाता कि मानव शरीर की, कह देता मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्या कहता क्वेश्चन, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो इसका आंसर हो जाता है कोशिका। क्या आंसर हो जाता है? कोशिका। यदि कह देता कि मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो कोशिका हो जाता। यदि कह देता कि तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो हमारा हो जाता न्यूरॉन। क्या हो जाता? न्यूरॉन। तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाता? न्यूरॉन हो जाता। यदि कह देता, यदि यहीं पर लिखा होता वृक्क को हम क्या कहते हैं? किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो हो जाता हमारा नेफ्रॉन। क्या हो जाता? नेफ्रॉन। वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाता। और यदि फेफड़ों की कह देता, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो इसका आंसर हो जाता है कोशिका। तो ध्यान रखना, हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और सीख लिए। क्या देखा? क्वेश्चन क्या था? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई एमिनो अम्ल होता है। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल गैस का मिश्रण क्या होता है? जल गैस का मतलब वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है? तो वाटर गैस का मिश्रण ये दे रखा है CO + H2, H2CO2 + O2, CO + N2 और CO + H2O। तो ध्यान रखना, यहां पर वाटर लिखा, जल का मतलब ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। अब हम बता दे रहे हैं, देखो इसके मिश्रण को हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। इसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, या इसे हम सिन गैस भी बोल सकते हैं। और ध्यान रखना, इसके मिश्रण को जल गैस कहते हैं। CO + H2 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। CO + H2 के मिश्रण को हम जल गैस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को हम कार्बोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोजन। अच्छा, कार्बोजन होता क्या है? ये रोगियों को कृत्रिम रूप से दिया जाता है। अस्थमा के रोगियों को, अस्थमा या जिनको कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाती है, रोगियों को दी जाने वाली कृत्रिम ऑक्सीजन। रोगियों को जो कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाती है, तो CO2 + O2 का मिश्रण ही होता है। बहरहाल उसमें ऑक्सीजन 95% होती है, 5% CO2 होती है। बहरहाल CO2 भी उसमें उपस्थित होती है। तो जल गैस CO + H2 होता है।
CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस होती है, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस O2 जो होता है कार्बोजन होता है। कार्बोजन जो है रोगियों को, अस्थमा के रोगियों को कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन जो प्रोवाइड की जाती है वही दी जाती है। देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि चमेली का तेल किसका मिश्रण होता है? चमेली का तेल होता क्या है, किसका बना होता है चमेली का तेल? तो ध्यान रखना, ऑप्शन पहला दे रखा है मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल एंथ्रेनिलेट, मेथिल बेंजोएट और मेथिल अल्कोहल। तो ध्यान रखना, मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। ये सबसे पहला अल्कोहल है, ध्यान रखना, ये सबसे पहला कार्बनिक अल्कोहल है। इसमें मतलब अल्कोहल श्रेणी का सबसे पहला कार्बनिक अल्कोहल है। और इसे हम कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं, कच्चा नैप्था भी कहते हैं। कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट या कास्ट नैप्था भी कहते हैं इसे, कास्ट नैप्था। अब बात है कि चमेली का तेल, तो मेथिल एंथ्रेनिलेट को चमेली का तेल कहते हैं, मेथिल एंथ्रेनिलेट को चमेली का तेल कहते हैं। अब कहा गया तो मेथिल सैलिसिलेट को क्या कहते हैं? तो मेथिल सैलिसिलेट को विंटर ग्रीन का तेल कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, किसका तेल कहते हैं? विंटर ग्रीन का तेल। विंटर ग्रीन का तेल किसे कहते हैं? तो मेथिल सैलिसिलेट को कहते हैं। अब कहा गया कि मेथिल बेंजोएट किसे कहते हैं? तो मेथिल बेंजोएट को लौंग का तेल कहते हैं। किसका कहते हैं? लौंग का तेल। वैसे इसका उपयोग कहां पे किया था? इसका खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग, खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया था। किसके रूप में? खाद्य परिरक्षक के रूप में, फूड प्रिजर्वर के रूप में। जो खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया था, मतलब खराब होने से बचाया जाता है, उसके रूप में इसका मेथिल बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो ये मेथिल बेंजोएट लौंग का तेल, खाद्य परिरक्षक है। मेथिल सैलिसिलेट विंटर ग्रीन का तेल है। मेथिल एंथ्रेनिलेट चमेली का तेल है। मेथिल अल्कोहल सूत्र है CH3OH, इसे हम कास्ट स्प्रिट या कास्ट नैप्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र हम लिखे दे रहे हैं। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल को हम अन्य अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य अल्कोहल। अन्य अल्कोहल का मतलब है जिसका अनाजों में प्रमुख, अन्य अल्कोहल का मतलब अनाजों में प्रयुक्त होता है। अन्य अल्कोहल कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन हमारे, एक क्वेश्चन का सूत्र का मिल गया, एक ये मिल गया। एथिल अल्कोहल को अन्य अल्कोहल भी कहा जाता है। इसे हम मध्यसान भी कहते हैं, कहीं कहीं पर ये भी लिखा मिल जाएगा मध्यसान, इसे मध्यसान भी कहा जाता है। और ग्लूकोज जानते हो, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है? तो लिखा है इन्वर्टेज, डायस्टेज, जाइमेज और माल्टेज। तो ध्यान रखना, माल्टेज का कार्य क्या होता है? माल्टेज एंजाइम जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। डायस्टेज क्या करता है? डायस्टेज जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। डायस्टेज क्या करता है? स्टार्च या इन्यूलिन को, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में। डायस्टेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब इन्वर्टेज का कार्य क्या होता है? इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसको? सुक्रोज को ध्यान रखना, सुक्रोज को ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, ये इन्वर्टेज है। तो कौन सा? हमें ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? जाइमेज। और ध्यान रखना, सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं, शक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी, शक्कर। इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल शुगर।
कहा जाए टेबल शुगर कहते हैं, किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, इसे चीनी भी बोलते हैं। इसका सूत्र C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। इन्वर्टेज का कार्य क्या है, सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना। जाइमेज का कार्य क्या है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना। डाइस्टेज का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। माल्टेज का कार्य क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है कि मलेरिया परजीवी के द्वारा कवक, लिखा है कि कवक के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि कवक, फंजाई जिसे कहते हैं, कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो ध्यान रखना ऑप्शन में रखा है गंजापन, दमा, एथलीट फुट, मलेरिया। तो हम बात करें कवक द्वारा, तो कवक द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो कवक द्वारा गंजापन, कवक द्वारा दमा हो जाता है, कवक द्वारा दाद हो जाता है, और कवक के द्वारा खाज हो जाता है, कवक के द्वारा एथलीट फुट, ये 5 बीमारी होती है। तो ध्यान दो कवक से ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मलेरिया। अब बात करते हैं मलेरिया संबंधित, ध्यान रखना मलेरिया संबंधित, तो ध्यान रखना मलेरिया जो है वो परजीवी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परजीवी द्वारा। और मलेरिया परजीवी के लिए मलेरिया रोग के वाहक कौन होती है, तो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर जो होता है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, इसका वाहक का कार्य करता है। मच्छर जो है वो वाहक का कार्य करता है। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर जो है वो वाहक का कार्य करता है। इसमें प्रभावित क्यों होते हैं, इससे इसमें आरबीसीज और प्लीहा ये प्रभावित होते हैं। आरबीसीज और प्लीहा जो होता है वो प्रभावित होता है। और ध्यान रखना मलेरिया के लिए जो दवा बनाई जाती है कुनैन दवा जो यूज की जाती है वो किससे प्राप्त होती है, तो सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, सिनकोना के वृक्ष की छाल से। सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ध्यान रखना मलेरिया परजीवी से होता है। किस मच्छर होता है, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर जो होता है वाहक का कार्य करता है। इससे प्रभावित क्या होता है, आरबीसी और प्लीहा प्रभावित होता है। इसकी दवा जो कुनैन बनाई जाती है वो सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। हमने बताया गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथिलीन फुट जो है वो क्या है, कवक से होने वाले रोग हैं। यदि यहीं पर कह दिया था ब्लैक फुट जो है वो किसकी अधिकता से होता है, तो ध्यान रखना वो आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। अधिकता से ब्लैक फुट जो है बीमारी किसकी अधिकता से होती है, आर्सेनिक की अधिकता से होती है। ये तो मलेरिया। यदि कहा जाए कि टीबी रोग से क्या प्रभावित होता है, तो टीबी से हमें क्या प्रभावित, टीबी में क्या प्रभावित, फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं, लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। यदि कह दिया जाए कि टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है, टाइफाइड से क्या प्रभावित, तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, हमारी आंत प्रभावित होती है, आंतें प्रभावित हो जाती हैं। यदि कहा जाए डेंगू से क्या प्रभावित होता है, डेंगू रोग से क्या प्रभावित होता है, तो डेंगू से हमारे प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होते हैं, प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। तो डेंगू से हमारे प्लेटलेट्स प्रभावित होती है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, टीबी से लंग्स फेफड़े प्रभावित होते हैं, डेंगू से हमारे प्लेटलेट्स प्रभावित होती है। एथलीट फुट, खाज, दाद, दमा, गंजापन ये क्या है, कवक से होने वाले रोग हैं। तो कवक से के द्वारा होने वाला रोग कौन सा नहीं है, तो मलेरिया कवक के द्वारा रोग नहीं होता, ये परजीवी के द्वारा होता है रोग। ध्यान रखना ब्लैक फुट आर्सेनिक की अधिकता के द्वारा ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। टाइफाइड आंत, टीबी के लिए क्या होता है, लंग्स प्रभावित होते, डेंगू के लिए प्लेटलेट्स प्रभावित होते हैं। और ध्यान रखना हमने बताया था कि टीबी के लिए लंग्स, टाइफाइड के लिए आंत, डेंगू के लिए प्लेटलेट्स, मलेरिया परजीवी के द्वारा होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। कौन थे, रोनाल्ड रास वैज्ञानिक थे, उन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। ध्यान रखना है। और मादा एनोफिलीज मच्छर से ये होता है रोग।
इसीलिए परजीवी कहा जाता है। इससे आरबीसी और प्लीहा प्रभावित होता है। कुनैन सिनकोना के वजह से बनाया जाता है। टीबी के लिए लंग्स, टाइफाइड आंत, डेंगू से प्लेटलेट्स, एथलीट आर्सेनिक की अधिकता से है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है।